नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात बांग्लादेशी हिंदुओं की जो यूनुस राज में दहशत के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर कट्टरपंथी अत्याचार की सारी हदें पार कर रहे हैं। हिंदुओं को टारगेट कर मारा जा रहा है, मंदिरों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। ताजा मामला बांग्लादेश के सिलहट जिले का है, जहां कट्टरपंथियों ने एक हिंदू शिक्षक के घर को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि हिंदू परिवार घर से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। हालांकि ये पहली दफा नहीं जब बांग्लादेश में हिंदुओं का घर जलाया गया हो, बल्कि एक महीने में हिंदुओं के घर आगजनी की ये छठी घटना है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदुओं को टारगेट कर मारा जा रहा है। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक महीने में 8 हिंदुओं की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। कट्टरपंथियों ने कई हिंदुओं को मारने के बाद सरेराह उन्हें जलाया है। सवाल ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है? क्या यूनुस की शह पर हिंदुओं पर हमला हो रहा है? क्या पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है? आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूनुस राज में बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत क्या हो गई है, ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं। यूनुस के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर अत्याचार की हदें पार कर दी। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को हिंदुओं के लिए कैसे नर्क बना दिया है, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। तस्वीरें बांग्लादेश के सिलहट जिले की हैं, जहां एक हिंदू टीचर के घर को कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। सिलहट के बहोर गांव में रहने वाले शिक्षक वीरेंद्र कुमार डे को जलाकर राख कर दिया। बांग्लादेश में वीरेंद्र डे अकेले हिंदू नहीं हैं, जिनके घर को यूनुस के चरमपंथियों ने जलाया हो, बल्कि एक महीने के भीतर हिंदुओं के घर आगजनी की 6 घटनाएं हो चुकी हैं। 28 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर जिले में हिंदू का घर जलाया गया था। 23 दिसंबर 2025 को चटगांव में 2 हिंदुओं के घर आगजनी की गई थी। 21 दिसंबर 2025 को चांदपुर में एक हिंदू के घर को आग के हवाले किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत क्या है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक महीने के भीतर 8 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 18 दिसंबर 2005 को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बड़ी बेरहमी से पीट कर मार डाला था। मरने के बाद शव को चौराहे पर टांग कर जला दिया था। इसके बाद 24 दिसंबर को अमृत मंडल नाम के हिंदू युवक की भी पीट कर हत्या कर दी। 29 दिसंबर को विजेंद्र विश्वास का मर्डर हुआ। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास को कट्टरपंथियों ने मारकर पेट्रोल से जला दिया। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी नाम के शख्स की हत्या हुई। 5 जनवरी को शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या हुई। 8 जनवरी को जोय महापात्रों का मर्डर हुआ और 12 जनवरी को 28 साल के ऑटो ड्राइवर समीर कुमार दास को घर लौटते वक्त कट्टरपंथियों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बांग्लादेश में एक महीने के भीतर 8 हिंदुओं की हत्या पर हिंदुस्तान में गुस्सा बढ़ने लगा। क्या उन हिंदुओं को जो मर रहे, उन हिंदुओं के लिए हमें एक साथ नहीं खड़े हो जाना चाहिए? आवाज नहीं उठानी चाहिए? हाँ या ना? आवाज अगर उठा देते ना, हम विश्वास से कह रहे हैं, बांग्लादेश में हिम्मत नहीं होती मेरे बच्चों को मारने की और वहां बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने की, उनकी हिम्मत नहीं होती। जब पूरा देश जागृत हो जाएगा तो पूरा विश्व आपकी आवाज सुनेगा। बस हिम्मत करो, साहस करो और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। कहो एक भी हिंदू बांग्लादेश में नहीं मारा जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर आक्रोश बढ़ रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में देश का कोना कोना उबल रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें नजर नहीं आ रही। मोहम्मद यूनुस को ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यूनुस राज में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत क्या है, इसकी रिपोर्ट बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट,
क्रिश्चियन यूनिट काउंसिल ने दी है। BHBCUC ने दावा किया है कि यूनुस की सत्ता में आने के बाद बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर 2442 हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी है। यूनुस के सत्ता में आते ही एक हफ्ते के भीतर हिंदुओं पर हमले की 2000 घटनाएं सामने आई। यूनुस राज में 90 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। मंदिरों पर हमले की 152 घटनाएं दर्ज की गई है। टारगेट कर हिंदुओं पर हमला हो रहा है। हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही है। सवाल है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी, बांग्लादेशी हिंदू कैसे सुरक्षित होंगे, और सवाल ये भी है कि क्या हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार कोई कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल है, उससे हम चर्चा करेंगे इस मसले पर। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शोएब चौधरी हमारे साथ बांग्लादेशी पत्रकार जुड़ गए हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। हाजी नाज़िम खान, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने संवाददाता का रुख कर लेती हूँ। किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर देख रहे हैं आप? क्या हालात अभी बने हुए हैं? बांग्लादेशी पत्रकार हमारे साथ हैं, माफ़ कीजिएगा हमारे संवाददाता वहाँ नहीं है। शोएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार हैं, वहाँ के हालातों को बेहतर समझते हैं। सर, सबसे पहले मैं एक बार सिचुएशन थोड़ा समझना चाहूँगी आपसे कि ये जो हालात बने हुए हैं, अब ये किसी भी तरीके से ऐसी घटनाएं तो नहीं लगती हैं कि ये कोई आइसोलेटेड घटनाएं हैं, ये एक पैटर्न हो गया है पूरा का पूरा। कैसे अभी क्या हालात हैं वहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद संजल जी। देखिए, आपने जैसे बताया कि पिछले 18 महीने में कैसे हिंदुओं की नरसंहार चल रहा है, और ये आपने जो फिगर कहा है 90 हिंदुओं की मौत हुई, ये फिगर 90 नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। और अभी जो लेटेस्ट इंसिडेंट है कि ये वीरेंद्र कुमार देव साहब की जो घर में आग लगा दी सिलेट डिस्ट्रिक्ट में। अभी देखिए, एक तरफ हिंदुओं की कत्ल हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आग लगा रहा है, हिंदुओं के घर घर में आग लगा रहा है, हिंदू लड़कियों को उठा के ले जा रहे, माँ बहन की बेइज्जत कर रहे। मगर दूसरी तरफ परसों यूनुस ने राष्ट्र संघ की डायरेक्टर ह्यूमन राइट की वोल्कर तुर्क को फोन करके कहा कि भारतीय गणमाध्यम और सोशल मीडिया में ये सब डिसइंफॉर्मेशन अपप्रचार चल रहा है, आप इसको बंद करो, बंद करने में मुझे कोशिश करो। और राष्ट्र संघ ने कहा कि ये बंद करने में हम कोशिश करेंगे। अभी हमारा बात है कि ये जो अत्याचार चल रहा है, इसको प्रोटेस्ट करना तो राष्ट्र संघ का काम है। ये प्रोटेस्ट नहीं करके अभी यूनुस के साथ हाथ मिला के हम लोग जो कह रहे इसको बंद करने की कोशिश कर रहे, ये तो सिर्फ है यूनुस जो कर रहा है, यूनुस जो कर रहा है ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और राष्ट्र संघ भी अभी ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में हाथ मिला के द यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम ए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस इज ए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे मस्ट बी brought into the court of law. Yunus, the killers of Hindus, United States, all are criminals and they are responsible for murder of Hindus and atrocities and ongoing genocide of Hindus in Bangladesh. जी, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूँगी, संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो यूनुस सरकार लगातार कट्टरपंथियों के दबाव में दिखाई दे रही है, उससे ये जो नुकसान है वो कितना बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, वैसे तो ये मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो चंद दिनों की मेहमान है और इसकी अब विदाई होने वाली है, लेकिन जाते जाते ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, जिनके की शांति का जो मुखौटा बहुत पहले उतर चुका था और वो कट्टरपंथियों को शह और सपोर्ट देने का ही कार्य करते नजर आए थे और पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त राष्ट्र के साथ गलबैयां करते हुए नजर आते थे। जाहिर है कि वो जाते जाते कट्टरपंथियों को जो कुछ भी मदद वो प्रोवाइड करा सकते हैं
वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको कोई ज्यादा इसका लाभ नहीं मिलने जा रहा है। और बांग्लादेश में जो वर्तमान के जो राजनीतिक परिदृश्य में मैं ये देखता हूं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। जाहिर है कि अवामी लीग सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन अवामी लीग को साजिश के तहत इस अंतरिम सरकार ने इलेक्शन ही लड़ने नहीं दिया। उनकी जो नेता शेख हसीना वर्तमान समय में भारत में है और कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ लगातार साजिश रची है। तो ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि वर्तमान समय में अब तारिक रहमान के नेतृत्व में है, वो इस बात की प्रबल संभावना है कि वो सरकार बनाएगी और ये जो मोहम्मद यूनुस हैं इनकी विदाई हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में जो बांग्लादेश की स्थितियां दिख रही हैं उसमें कट्टरपंथी अधिक से अधिक इस तरीके की सांप्रदायिक घटनाओं को करा करके, वारदातों को करा करके, विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करके, एंटी इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल करके वो अधिक से अधिक वोटों को अपने पक्ष में खींचने की साजिशें रच रहे हैं। और इस पूरी साजिश में पाकिस्तान का डीप स्टेट भी शामिल है, अन्य कंट्रीज के डीप स्टेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आतंकी संगठन भी इसमें शामिल दिखाई देते हैं। तो ये जो पूरी स्थिति कौन सी है, जो अन्य कंट्रीज का आपने ऐसा जिक्र किया, कौन सी कंट्रीज, कहाँ इशारा है सर आपका? देखिए, डीप स्टेट एलिमेंट्स बांग्लादेश में एक्टिव रहे हैं। शेख हसीना का जो आपने वक्तव्य देखा था कि एक व्हाइट मैन का वो जिक्र किया करती थी और दुनिया जानती है कि व्हाइट मैन कहाँ से था और किस तरीके का व्हाइट मैन था वो, और सेंट मार्टिन आइलैंड को आखिर कौन लेने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो पूरी, और चाइना भी जाहिर है कि उसके भी जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो भी वहां पर एक्टिव रहे हैं। तो ऐसे में जो, और पाकिस्तान का डीप स्टेट तो अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो जो कि स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये जो पूरी बांग्लादेश की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इस बात को दिखाती है कि आने वाले समय में 12 फरवरी के पहले भी मेरे असेसमेंट के मुताबिक और भी घटनाएं हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करते हुए हो सकती है। और इस तरीके की घटनाओं के ऊपर मोहम्मद यूनुस की सरकार लगाम लगाने की बजाय कहीं न कहीं उन्हें संरक्षण और सह देने का ही कार्य उसने किया है। तो आने वाले समय में भी इस तरीके की वारदातें हो सकती हैं जिसमें कि हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, ताकि ये जो बिल्कुल ये खतरा अभी और बड़ा हो सकता है। मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिजेश कुमार जी, उनसे भी हम कमेंट ले लेते हैं। सर, ये खतरा बड़ा हो सकता है, निश्चित तौर पर जो अभी तस्वीर सामने आ रही है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हालात और ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि हम कब एक्शन लेंगे इन मसलों पर? सोनल जी, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है बांग्लादेश में कोई नई चीज़ नहीं है। अगर जो आंकड़े आपने दिखाए उसको देखा जाए तो 1952-53 में जहां 22% हिंदू आबादी थी, अभी घट के 8% के आसपास हो गई है। तो सक्सेसिवली ये होता रहा है। मगर ये आज के ज़माने में क्योंकि कनेक्टिविटी ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है, तो ये बहुत ही श्रिल है, ये आवाज़ बहुत ज़ोर से गूंज रही है। दूसरी बात जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बांग्लादेश के बारे में अगर हम देखें तो पिछले करीब इंडिपेंडेंस के बाद में 3 उसकी घड़ियां आई हैं। पहला था 1947 जब वो ईस्ट पाकिस्तान बन के एक मुस्लिम प्रदेश पैदा हुआ। दूसरी बार 1971 में वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर के बंगाली नेशनलिज्म के तहत एक नया देश भर के उभरा था, जिससे सब लोगों को बहुत आशाएं थी, उनके खुद के लोगों को और हिंदुस्तान में जी। और तीसरी बार पिछले साल जब वहां पे चुनी हुई सरकार को अवामी लीग जो कि सेकुलर नेशन था उसको हटाया गया और एक इंटरिम सरकार लाई गई जो मोहम्मद यूनुस चला रहे। यूं तो मोहम्मद यूनुस नोबेल लॉरेट हैं, लेकिन उनकी जो बहुत पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी उसका अंदाजा शायद लोगों को नहीं था। तो अभी जो 12 फरवरी को चुनाव है उस पर बांग्लादेश के लोगों को चुनना है, क्या वो एक बंगाली नेशनलिज्म को बढ़ावा देंगे कल्चरली जी, या वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बनेंगे जो कि टोटल क्या कहते हैं नेशनल है, या फिर एक मुस्लिम प्रभाव देश बनेगा।
वो उनको चुनना है। क्योंकि इलेक्शन 12 तारीख को है, जी तब तक हम देखते हैं कि साउथ एशिया के अंदर इलेक्शन के समय वॉइसेस बहुत श्रिल होती हैं, बहुत जी। चिल्ला के बातें करती हैं, वो हम प्रभाव देख रहे हैं। और उसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, बांग्लादेश हमारे जो नेबर्स है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नेबर है। इसकी 90% चौहद्दी हमारे देश के साथ जुड़ी है, 7 प्रांतों के साथ हमारी इसकी चौहद्दी है। लोगों का आना जाना है, लोग सही तरीके से भी आते हैं जी और कई गलत तरीके से भी आके हमारे यहाँ बसे हुए हैं। तो ये जी। रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत गंभीर है, और हम ये समझते हैं कि 12 फरवरी के बाद में उसके ऊपर कुछ एक्शन होगा। मगर ठीक है। 12 फरवरी तक हिंदूज को टारगेट करना जी इलेक्शन पर्पज के लिए, हिंदुस्तान को गाली देना, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर कोई भी सरकार जो जी चुन के आए। ठीक है। हाजी नाजिम खान हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट भी जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम खान साहब, ये जो कट्टरपंथ नाम की बीमारी है, आपको लगता नहीं कि बांग्लादेश में ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, अब मुस्लिमों के लिए भी बड़ा खतरा है? हाँ सोनल जी, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अप्रिय घटना घट रही है, तो भारत के मुसलमानों को बड़ा दुख है कि बांग्लादेश। भारत के मुसलमानों को तो बड़ा दुख है, लेकिन बांग्लादेश में मुसलमानों को दुख पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हाँ सुन तो लीजिए सोनल जी, देखिए भाई मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो मैं भारतीय हूं, तो मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर मेरे अपने हिंदू भाइयों के साथ जो अप्रिय घटना घट रही है, उसके लिए यूनिट सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और रही बात, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं भी, देखिए अल्पसंख्यक चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या बांग्लादेश में, सुरक्षित होने चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक माहौल पैदा करने की कोशिश करी जाती है। यहां पर यह कि मुसलमानों का नाम ले दिया जाता है, और जबकि ये अत्याचार करने वाले मुसलमान नहीं है, इनके नाम जरूर मुसलमान होते हैं, लेकिन इनके नाम के ऊपर पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया जाता है। आखिर ये चल क्या रहा है भाई? हम तो खुलकर मजम्मत करते हैं सोनल जी, जिस तरीके से यहां पर बांग्लादेश में अप्रिय घटना घट रही है, लेकिन मैं अपने भारत की बात भी करूं तो मेरे भारत के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार में एक हीना परवीन की हत्या हो जाती है, मेरठ के अंदर एक दलित महिला की हत्या हो जाती है। हमें यह भी तो सोचना है। और आपने देखा होगा कि एक दूषित पानी को पीकर 17 से ज्यादा हमारे हिंदू भाई और जो लोग थे उनकी मौत हो गई। हमें सब चीजों को देखना। और रही बात बांग्लादेश की, देखिए बांग्लादेश हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हमारे अपने, अभी आपने देखा होगा विदेश मंत्री गए थे बांग्लादेश के अंदर, जब पूर्व पीएम खालिदा जिया के मैयत में वो शामिल हुए थे, वहां पर पाकिस्तान का एक ऑफिसर खड़ा हुआ था, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे कहते कि भाई जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आप लोग सक्रिय हो, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अप्रिय घटना घटवा रहे हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, पहलगांव की घटना तो हम सब लोग नहीं भूल पाएंगे। आपने देखा होगा कि पहलगांव की घटना का जिक्र आज हम बांग्लादेश पे रहते हैं। हाँ। मैं पहलगांव की घटना का इसलिए जिक्र हाजी कर रहा नाजिम खान, आज हम बांग्लादेश की बात करते हैं। हाँ भाई, मैं वही चीज कह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बार बार बांग्लादेश में आता, तो मैं वही पाकिस्तान को आपके चैनल के माध्यम से एक खुली चुनौती देता हूं कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, क्योंकि ये हिंदू भाई भारत के मुस्लिम भाइयों के भाई है। जिस दिन भारत का मुसलमान और भारत का हिंदू भाई एकजुट होकर आपके पास आ गया, तो आप ना तो नक्शे पर नजर आएंगे, ना पूरी दुनिया आपको ढूंढ पाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पूरी तरीके से समझ हिंदू लें। धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी जिस तरीके से बात कर रहे हैं हाजी नाजिम खान साहब, देखिए कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है, लेकिन बार बार निशाने पे ये इनको भी तकलीफ है कि इनको बेवजह निशाने पर लिया जाता है। कुछ तालाब जो है पूरा गंदा नहीं हो जाता है अगर हम चंद लोगों की वजह से बात करें तो, लेकिन बार बार निशाने पर लिया जाता है। आप क्या कहेंगे इस पर? सोनल जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम है और आपको भी वंदन और सभी पैनलिस्टों को भी वंदन है। हाजी नाजिम साहब बड़ी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन बार बार कह रहे थे मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। वहाँ जो भारतीय हैं, वहाँ जो हिंदू हैं, वह भी भारत के ही लोग हैं, और हम जहां जहां भारत के लोग रहेंगे उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उनके लिए आवाज उठाएंगे। दूसरी चीज सोनल जी, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा भारतवर्ष में 1-2 चिटपुट घटनाओं को गिरा दिया, उसमें इन्होंने कन्हैया लाल की मौत का जिक्र नहीं किया, उन्होंने
कई जगहों पर जो हिंदुत्व के नाम पर कत्ल किया गया, लोगों को घर से उगाया, उसका जिक्र नहीं किया। अभी आज बांग्लादेश की बात करते हैं सोनल जी। जवाब दूंगा। जो स्थिति बांग्लादेश में है वह सिर्फ एक कट्टर सोच और जिहादी सोच वाले लोगों की वजह से हो रही है। वहां किसी एक हिंदू का हत्या नहीं हो रहा, वहां जो है मानवता की हत्या हो रही है। और मानवता की हत्या करने वाले लोग जो हैं वह चाहे कह लीजिए बांग्लादेश, चाहे कह लीजिए ईस्ट पाकिस्तान, चाहे एक दूसरा पाकिस्तान उसको कह लीजिए। अब दूसरा हाजी नाजिम साहब आपको जवाब देता हूं। आपने जो है अल्पसंख्यक कहा, जब पाकिस्तान बना तब वहां हिंदू भी अल्पसंख्यक थे। 30% 35% से आबादी 8% 2% पे आ गई। बांग्लादेश जब बना वहां की लड़ाई जो है हमारे भारतीय सेना ने लड़कर के उनको स्वतंत्र कराया। और वही जिस थाली में हाजी नाजिम खान, बात जायज है, हर 3 दिन में एक हत्या का आंकड़ा सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक है, जवाब ले लेते हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी, जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए, देखिए अभी इन्होंने एक बात कही, इन्होंने देखिए भारत की कन्हैया की भी बात करी। कन्हैया की हत्या हुई, बड़ा दुख हुआ। भाई हाजी नाजिम खान इकलौता मुस्लिम है जो कन्हैया की फैमिली से मिला, लेकिन अखलाक नहीं, यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है हाजी नाजिम खान साहब कि आप अकेले मुस्लिम हैं जो उनके परिवार से मिले। ये एकता क्यों नहीं दिखाई देती है? दर्द क्यों नहीं होता? दर्द तो दोनों तरफ होना चाहिए ना। जब अखलाक की लीचिंग हुई थी, अकबर की हुई थी, तबरेज अंसारी की हुई थी, जुनैद नासिर को बोलर के अंदर जिंदा जला दिया। बताइए कितने हिंदू भाई उनकी फैमिली से, पीड़ित फैमिली से जाकर मिले कि भी आप परिवार के साथ गलत हुआ? क्या आप लोग मिले? नहीं, क्या आप लोग मिले उनके परिवार से? लेकिन आप लोग जो जिस तरीके की बात कह रहे हैं, भाई बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अपनी घटना घट रही है, तो हम ये कहते हैं कि भारत का स्टैंड बनता है कि वहां बांग्लादेश से हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित लेकर। लेकिन आप लोग, अच्छा हाजी नाजिम खान ने एक बात कहती थी तालिबानी सोच होगी। अरे भाई आप तो तालिबानी विदेश मंत्री का स्वागत करते हैं भारत के अंदर, वही तालिबान जो एक आतंकी संगठन है उसका स्वागत आप लोग करते हैं। तालिबानी सोच भैया जो है वो हत्यारा है, और हत्यारा वही चीजें हैं जैसे मुगल लुटेरे आए और यहाँ पर भारतवर्ष में लाशों पर अपनी शासन का सत्ता चलाया। हाजी नाजिम साहब वही काम वहाँ की सरकार कर रही है। और बाहर के ऐसी हाजी नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब, मेरी एक बात का आप जवाब दे दीजिए। क्या मुस्लिमों को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? नहीं, पूरा भारत का मुसलमान खड़ा हुआ है। तो वहां पर ये चीजें दिखाई क्यों नहीं दे रही? ग्राउंड पर ये चीजें हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। ये ग्राउंड पर चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही हाजी नाजिम खान साहब? मैं ये बड़ी पीड़ा है। देखिए, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, मजहबी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मजहबी एकता ग्राउंड पर दिख क्यों नहीं रही? आप उसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे? हाँ देखिए, बिल्कुल दिखाई दे रही है। शायद मुझे लगता है कि सोनल जी आपको चेक करना चाहिए था, मदनी साहब ने भी खुलकर मजम्मत की है, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम महासभा, बहुत सारे ऐसे संगठन है जिन्होंने बांग्लादेश की सहप्रिय घटना के खुलकर मजम्मत करी है और कहा भारत सरकार से कि आप हमारे हिंदू भाइयों को बचाइए, हम आपके साथ हैं। तो देखिए, इससे बड़े देश प्रेम, देशभक्ति और क्या हो सकती है? रही बात यहां पर, मैं फिर बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम लोगों को अपने हिंदू भाइयों से बेपनाह मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा हो और बांग्लादेश में वही मान सम्मान मिलना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को जो वहां के मुस्लिम समाज को मिल रहा है। सुरक्षा की कर रहे हैं आप, बात सुरक्षा की कर रहे हैं, लेकिन हर 3 दिन में एक हत्या का आंकड़ा आ रहे हैं। विडंबना, बहुत विडंबना है ये कि हर 3 दिन में एक हत्या का आंकड़ा सामने आ रहा है अभी तक, अगर हम डाटा उठाकर देखें तो। शोएब चौधरी हमारे साथ बांग्लादेशी पत्रकार जुड़े हुए हैं, वो बहुत बेहतर बता सकते हैं आपको ग्राउंड की रियलिटी क्या है। ठीक है, आप बताइएगा शोएब चौधरी, जिस तरीके से हाजी नाजिम खान साहब कह रहे हैं, वहां की रियलिटी और इनकी बातों में कितना आपको तारतम्य दिखाई दे रहा है? सोनल जी, पहले आपसे मैं एक चीज परमिशन मांगता हूँ कि 3 मिनट के मुझे दीजिए कि मुझे एक्सप्लेन करना है। यस प्लीज। हमारे भाई ने जो कहा कि ये मानवता के खून हो रहा है, एकदम बिल्कुल ही सच है। और यूनुस आज के दिन के उसामा बिन लादेन है, और बांग्लादेश में हिंदू की कैसे हालत आपको पता नहीं है। नर्क में है हिंदू, नर्क में। और ये यूनुस जो है तानाशाही, ये पाकिस्तानी ISI की इशारे पे चल रहा है, पाकिस्तान की कठपुतली है। दूसरी चीज देखिए सोनल जी, मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको अभी सबको,
सम्मानित जो को पैनलिस्ट भी है कि एक उस्मान हादी नाम के एक लोग की हत्या हुआ बांग्लादेश में, और मैंने ही अभी पहले मीडिया में कहा था कि ये हत्या के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई के ढाका सेल है, मैंने कहा था। और कल रात के अंधेरे में सरकार ने ये ऑर्डर इशू की कि उस्मान हादी के भाई को बर्मिंघम भेज रहा है डिप्लोमेट बना के। कौन कर रहा है? पाकिस्तानी आईएसआई। ये जो घटना है हत्या की, इसको छुपाने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई ये काम कर रहा है। अभी आइए हिंदू के बात में, नजीम साहब को भी मैं कहूंगा, देखिए जब कोई हिंदू फैमिली में अभी शादी ब्याह की बात होता है, फिर 2024 के अगस्त के बाद जिहादी जाते हैं उसके घर, जाके पैसा मांगता है, कहता है पैसा नहीं दोगे तो बेटी को दे दो एक रात के लिए। किसी को मृत्यु होता है हिंदू की, जिहादी जाता है, पैसा मांगता है और कहता है पैसा नहीं दोगे संस्कार नहीं होगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। और ये भी कह रहा है कि जलाने से एनवायरमेंट खराब होता है, इसको मिट्टी में दबा दो। आप समझ रहे हैं हिंदू की हालत बांग्लादेश में कैसा है? हिंदू की बात छोड़िए है, सेकुलर मुस्लिम जो है उसकी हालत कैसा है? और जो चुनाव होने यही वाला है बात मैं 12 शुरुआत में फरवरी आपको कह रही थी कि ये केवल कट्टरपंथ हिंदुओं के लिए नहीं, आम मुस्लिमों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और 12 फरवरी जो चुनाव है वो चुनाव नहीं है, एक नाटक है। इसमें बांग्लादेश से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है अवामी लीग, उसको आउट कर दिए। ये तो इस्लामी और जिहादी मिलजुल के एक नाटक बना रहा है। सो बांग्लादेश में कुछ भी चेंज होने वाला है नहीं 12 फरवरी का बाद भी, क्योंकि ये पूरा चाल यूनुस चल रहा है, पाकिस्तानी आईएसआई चल रहा है। और पाकिस्तानी आईएसआई ये 18 करोड़ बंगाली से बदला लेना चाहता है, पाकिस्तान हमसे बदला लेना चाहते हैं। और मैंने बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क जिसके भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है, वो पाकिस्तान आया बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। और मैं नाजिम जी से हाथ जोड़ के एक माफी मांग के एक बात कहता हूँ कि भाई भारत में कोई मुसलमान पत्रकार है नहीं, कोई तो आवाज नहीं उठाए, कोई भारतीय मुसलमान पत्रकार कलम उठा के लिखा है बांग्लादेश के हिंदू के कत्ल के बारे में। मैं बांग्लादेश में बैठ के बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ महीनों तक, कोई भारत में नहीं है एक पत्रकार। ठीक है शोएब चौधरी जी, आप ही की बातों का मैं सारे अपने मेहमानों को बराबर समय दूंगी, लेकिन इस वक्त जो सवाल उठ रहा है मैं उसका जवाब हाजी नाजिम खान साहब से लूंगी। हाँ सोनल जी, देखिए सोहेब भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, दिल से सम्मान करता हूं आपकी बात का भी। भारत का मुसलमान बिल्कुल आवाज उठा रहा है अपने हिंदू भाइयों के प्रति, और भारत सरकार से अपील भी करता है कि भारत के मुसलमानों को आप बांग्लादेश भेज दीजिए। यूनिस सरकार को कब घुटना पे टिका देंगे पता नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र है भारत का मुसलमान बड़ी हिम्मत रखता है। तो वही बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान सक्षम है। भाई हमें तो अपनी भारत सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इशारा चाहिए। हम चाहते हैं कि इशारा दे भारत सरकार हम लोगों को, क्योंकि हमारे दिल के अंदर हिंदू भाइयों को देख के बड़ी पीड़ा हो रही है कि किस तरीके से वहां पर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस तरीके की घटना घट रही है। हमको शर्म आती है कि वह बांग्लादेश के मुसलमान वो मुसलमान नहीं हो सकते जो इस तरीके की घटना को एक इस तरीके का माहौल बनाते कि घर जला देते, इज्जत लूट रहे, वो मुसलमान नहीं हो सकते। अगर किसी मुस्लिम की हत्या होती है तो वहां प्रदर्शन होते हैं, यहाँ 3 दिन में एक हिंदू की हत्या का आंकड़ा आ रहा है। क्या कोई प्रदर्शन हुआ? हाँ, क्या कोई विरोध हुआ? सोनल जी देखिए, हम लोग इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। अभी मैंने कहा ना कि वहां पर जो घटना घटी है बड़ी दुखदायी घटना है। वहां पर छोटी बेटियों के, बड़े बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है। यूनिस सरकार खामोश हाजी नाजिम खान साहब, ये नोबेल पुरस्कार आपको मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने मेरी बात, मेरे दूसरे मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आप विदेश मामलों को समझते हैं। ये जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, इसमें हमें इस पूरा एक हमारा जो इशारा है, या हम कहें कि हमें जो उम्मीद की किरण दिखती है वो यही है कि अब सरकार की तरफ से क्या एक्शन इस पूरे मामले पर होगा। आपको क्या लगता है कि हमें किस तरीके की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी की जरूरत है इस वक्त? देखिए, भारत को पूरी सिचुएशन के ऊपर जाहिर है कि सभी विकल्पों को खुले रख करके चलना होगा। और भारत ने अभी तक जो सिचुएशन है उसको बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से एड्रेस किया है। और जहां पे हमें गहरी नाराजगी भी व्यक्त करनी पड़ी, हमने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब करके अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, अपनी चिंता व्यक्त की थी।
और भारत की सरकार लगातार इस बात की सलाह भी देती रही मोहम्मद यूनुस को। अलग बात है कि मोहम्मद यूनुस का जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा है, वो उन कट्टरपंथियों को शह देते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो 12 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसके बाद भारत इस बात की अपेक्षा अवश्य करेगा कि वहां पर स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन यदि जैसा कि शोएब चौधरी साहब ने कहा कि उन्हें ऐसी ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती कि उसके बाद भी कोई परिवर्तन आएगा, तो यदि ऐसी स्थिति भविष्य में भी बनी रहती है, 12 फरवरी के बाद भी बनी रहती है, तो जाहिर है कि भारत को कठोर जो ऑप्शंस हैं उसको भी एक्सरसाइज करना होगा। और इस नए भारत को हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे लगातार के हमले बर्दाश्त नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। भारत में इसको लेकर के बहुत ही रोष है, एक गहरा गुस्सा है, गहरी नाराजगी है, लेकिन भारत ने अभी तक संयम बरता हुआ है, लेकिन ये संयम हमेशा के लिए नहीं बरता जाएगा। और 12 फरवरी के बाद अगर स्थितियां नहीं सुधरेंगी तो भारत कठोर रास्तों पर चलने के लिए विवश होगा। और जाहिर है कि इसके लिए जो वहां के जो कट्टरपंथी हैं, जो भी भविष्य में कार्रवाइयां होंगी उसके मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ कि जो ये हिंसा बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, उस पर कितना बड़ा खतरा देखते हैं सर? देखिए, जो हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, मेरा ये मानना है ये पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर के जो पॉलिटिकल उथल पुथल है वो हो रहा है। एक सेटल्ड पार्टी अवामी लीग को बहिष्कार कर दिया गया, हटा दिया गया है, और उसके रेमिनेंट्स को, उसकी जो छवि है, उसको छवि को मिटाने के लिए एक बहुत बर्बरता से हिंदुओं को मारा जा रहा है, साथ साथ अवामी लीग के वर्कर्स को। तो जैसा भी हो, मैं ये समझता हूँ जब इलेक्शन होता है, जो भी लोग जीत के आते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उनकी सोच अलग होती है, तो वो शायद जरूर होगा। हिंदुस्तान में हम लोगों ने भी अपने पूरे चैनल उनके साथ खुले हुए हैं। विदेश मंत्री पिछली बार गए थे, उसके पहले विदेश सचिव में जाके भी हिंदुस्तान की रेड लाइंस को बता दिया है। परसों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि बांग्लादेश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम बातचीत करते रहते हैं। वहाँ के ऑफिसर हमारे यहाँ पे नेशनल डिफेंस कॉलेज को उसमें कोर्स कर रहे हैं और हमारे भी वहाँ जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से जहाँ तक सिक्योरिटी का माहौल है, हम काफ़ी इसमें सचेत हैं और हमने अपने दरवाजे खुले रखे हैं, और जो वहाँ परिस्थिति हो रही है उसके अध्ययन कर रहे हैं और कंटिजेंसी प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है जी। और एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश सरकार बनाम उनके लोग जी, बांग्लादेश के लोगों के साथ में हमारी पूर्ण मित्रता है, उनसे पूरी हमदर्दी है, वो हमारे ऊपर काफी डिपेंडेंट हैं जी। पढ़ाई हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, हेल्थ हो, मेडिसिन हो, मगर वो उनकी सरकार के बारे में, खासकर जो टेम्पररी सरकार है, अंतरिम सरकार है, उसके बारे में नहीं कह सकते हैं जी। और चूंकि इलेक्शंस होना है, तो अभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि एक बड़ा पार्टी है, जो इस दफा हिस्सा ले रही है, जिसके पुराने बेगम जिया के लड़के आ गए हैं, और दूसरी तरफ में कट्टरधारी जो जमाते हैं। और ये अलग बात है कि जो स्टूडेंट्स की विंग की जो पार्टी है वो जमाते का समर्थन कर रही है। ठीक है। और वैक्यूम जरूर है जो अवामी लीग का, हम भी समझता हूं कि अवामी लीग का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दुख की बात है वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। शोएब चौधरी, इलेक्शंस का है उसके बारे में एक जिक्र करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी किताब बहुत पहले लिखी थी, लज्जा करके, बांग्लादेश तस्लीमा नसरीन की किताब है सर, बैन हो गई थी जी। पूरा ब्यौरा है जी, वो छिपा नहीं है। वो अवामी लीग रहे तो भी आपके यहाँ प्रॉब्लम रहा हिंदुओं के पीछे, तो वो एक अलग मानसिकता है जी। कट्टर सूफी कट्टर सुन्नी इस्लाम की जी, उसको तो भेजना पड़ेगा, उसको हम आइडियोलॉजिकल बातचीत करेंगे। और ये समझते हैं कि जब अगर जैसे जैसे बांग्लादेश समृद्ध होगा, इस तरह की घटनाएं कम होगी। लेकिन फिलहाल हम सबों की आंखें हैं 12 फरवरी की और उसके नतीजे पे।
शोएब चौधरी, इलेक्शंस का सर ने जिक्र किया, उसके साथ साथ मैं यहाँ बांग्लादेश ही नहीं, मैं पश्चिम बंगाल की भी थोड़ा बात करना चाहूंगी। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश हो जाने का या बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल हो जाने का? शोएब चौधरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, पूछिए, फिर से सवाल पूछिए। मैं पश्चिम बंगाल पर सवाल लेना चाहूंगी कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल हो जाने का इंतजार हो रहा है हमें, या पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश हो जाने का? क्योंकि ये आंच तो अब दूर तक जाएगी। मेरा जवाब है कि बांग्लादेश को बांग्लादेश रहने की इंतजार में है, और पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान बांग्लादेश को जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश में है, इसको नाकाम करने के लिए, कामयाब करने के लिए 71 में जैसे हम लोगों को भारत की मदद मिला, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बंगाली फिर से भारत की मदद मांगेगा और बांग्लादेश को बांग्लादेश ही रखेगा, बांग्लादेश को कभी भी पाकिस्तान बनने नहीं देगा। अच्छा शोएब, एक छोटा सा सवाल और है मेरा। शेख हसीना जब से भागी हैं और दीपू दास की हत्या हुई है, इस बीच क्या बदलाव आया है, क्या बदला इस बीच? कोई भी नहीं। मैंने क्या कहा कि पूरे देश चले गई जिहादियों के हाथ में अभी, और पाकिस्तानी आईएसआई खुले आम बांग्लादेश में अभी खेल रहा है, और बांग्लादेश को ये पाकिस्तान बनाने की कोशिश में है। सोनाल जी, मैं फिर से कहता हूँ, बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान बनेगा नहीं। 71 में हम लोगों ने भारत के साथ लेके, सहयोता लेके पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला था। जरूरत आ गई, वक्त आ गई, फिर से ये पाकिस्तानियों को हम लोग लात मार के निकालेंगे। और जो हिंदुओं के ऊपर नरसंहार, मानवता की जो नरसंहार चल रहा है, इसके बदला जरूर हम लोग लेंगे, और यूनुस के सजा इस बांग्लादेश में होगा। मैं आप सब लोगों को वादा करता हूं कि यूनुस की सजा इस बांग्लादेश की मिट्टी में होगा, और इसके जितने भी जिहादी और जंगी साथियां हैं, सबकी सजा इस देश में होगा। बंगाली जाग उठी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, कई बार जब इंसाफ में देरी हो जाती है तो भी हिंसा भड़कती है, तो चुप्पी भी कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल सोनल जी, जब इंसाफ में विलंब होता है तो कहीं ना कहीं जन आक्रोश का वह रूप ले लेता है, लोगों में जो है वह एक नफरती भावना पैदा कर देता है, चाहे वहां की सरकार हो, चाहे वहां के लोगों से, या कई बार हमने देखा है सोनल जी, जब अपनों से भी सहयोग नहीं मिलता है तब भी एक जो है आक्रोश जो है अंतर्मन में आ जाता है। दूसरी चीज ये और आपको मैं बोलना चाहता हूं सोनल जी, इस चीज से मुझे लगता है कि हाजी नाजिर साहब को छोड़कर बाकी सब मेरे साथ सहमत होंगे। सरकारें आती जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन आप उन जगहों पर ही यह स्थिति पाएंगी जहां कट्टर जिहादी सोच के लोग बैठे हुए हैं, और वह सिर्फ और सिर्फ लाशों पर अपना जो है सत्ता चलाना चाहते हैं, सिंहासन बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थितियां वही हैं, और जहां पर इस कट्टरपंथिता को छोड़ दिया गया है वहां लोग विकास कर रहे हैं, वहां के लोग आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में तब तक स्थिति नहीं सुधरी है, कोई नई चीज नहीं है, इतिहास उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश में समय समय पर ये चीजें रही हैं, यह गंदगी और मानवता का हत्या होता रहा है। वह उसका कारण एकमात्र है वहां पर जिहादी सोच, वहां पर जो है लुटेरी सोच, वहां पर एक कट्टरता का जो उनको पाठ पढ़ाया जाता है, उस पाठ की वजह से यह स्थिति समय समय पर बनती रहती है, और तब तक नहीं बदला जा सकता है इसको जब तक कि हम ऐसी कट्टर और जिहादी सोच, जिसको बार बार हर चीज पर जिहाद का नाम दिया जाए, ऐसी सोच को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक बांग्लादेश नहीं बदल सकता। मैं शोएब जी की बातों से 100% सहमत हूं। सरकारें बदल भी जाएं तब भी मुझे लगता है बांग्लादेश की स्थिति ऐसी रहेगी, क्योंकि वहां की सोच में ही जिहाद और मानवता की हत्या जो है शुरू से ही भरा जा रहा है। तो सोनल जी, सबसे जरूरी है सोच को बदलना, और तभी यह संभव हो पाएगा। और दूसरा एक अंतिम शब्द मैं कहना चाहता हूं सोनल जी, इस मंच से, आपके शो के माध्यम से, आपने कहा, हमारे सहयोगी जो मुस्लिम स्कॉलर साहब हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर साहब देख लीजिए पाकिस्तान में क्या स्थिति है जो है हिंदुओं की, बांग्लादेश में क्या स्थिति हिंदुओं की, और भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है। क्योंकि हमारी सोच जिहादी नहीं थी, हम एक साथ विकास करने के लिए सोचते हैं, तो भारत की स्थिति देख लीजिए और भारत में मुसलमानों की। हाजी नाजिम खान साहब से मैं इसका जवाब लूंगी। हाजी नाजिम खान साहब। हाँ सोनल जी, देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है भारतीय हूँ,
भारत की पाक सरजमी की मिट्टी से बना और इंशाल्लाह एक दिन भारत की पाक सरजमी की मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। लेकिन जहां नाजिम खान को देखते तुरंत अभी राकेश जी ने कहा कि सारे पैनलिस्ट उनसे सेटिस्फाई होंगे सिर्फ हाजी नाजिम खान को छोड़कर। भाई ये कैसी सोच आप अपने दिल में पाले हुए कि हाजी नाजिम खान को देखते ही आपने सुनने ना राकेश जी आपने बिल्कुल इस तरीके का तर्क दिया। भाई हम लोगों को तो अपने हिंदू भाइयों से बेपनाह मोहब्बत है, अपने दिल में रखते हैं अपने हिंदू भाइयों को। और आप ये कह रहे थे कि भी देखिए यहां पर हिंदू भाई के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं हाजी नाजिम खान को उसी नजर से आप लोगों ने देखा। भाई हाजी नाजिम खान वो है जो हर हिंदू भाइयों के साथ खड़ा, लेकिन आप लोग मुसलमान के साथ कभी नहीं खड़े होते, क्योंकि हाजी नाजिम खान के अंदर बात कर रहे हैं इंसानियत है। आप किसको कह रहे हैं हाजी नाजिम खान साहब? आप ये किसको कह रहे हैं? हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान से प्रेम की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान के साथ खड़ा नहीं होते। किसको कह रहे हैं आप ये बात? ये जरा बताइए मुझे। सोनल जी मैंने तो राकेश भाई से सवाल करा है। राकेश भाई ने हाजी नाजिम खान को देखते तुरंत जिहाद का नाम ले दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं ये जिहाद होता क्या है, इसका थोड़ा सा बता दीजिए आज देश को, कि ताकि पता चले कि ये जिहाद का असल जिहाद क्या मतलब होता क्या है। होता अब इस पर भी एक्सप्लेनेशन देने लग गए तो कमाल की बात हो जाएगी ना। ये नहीं, जिहाद जब बार बार कोट कर रहे हैं तो मुझे तो मालूम इनको करने की सख्त जरूरत है कि आखिर जिहाद है क्या। भाई हम तो जिहाद का मतलब जानते हैं, लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों के मन में कौन सा ऐसे जिहाद की बात है जो आप बार बार मुसलमान को देख के जिहादी या जिहाद की बात करते हैं। तो सोनल जी मैं तो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने तो मुस्लिमों के सम्मान की बात भी की है कि यहां पर देश में मुसलमान सम्मान से रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप बताइए। हाँ बिल्कुल सम्मान से रह रहे हैं। ये देश जितना हिंदू भाइयों का है सोनल जी, उतना मुसलमान का भी है। इस देश का बंटवारा नहीं हो सकता अगर कोई ये सोचता हो कि भी हाजी देखिए मुस्लिम समाज को पाकिस्तान दे दिया। अरे भाई हम बंटवारा करने के लिए हाजी नाजिम खान साहब वही चीज बोल रहा है। नहीं, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। ये देश इसीलिए जाना जाता है, मजहबी एकता के लिए जाना जाता है। जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, और ये सच है। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए सोनल जी। मैंने ये कहा कि हमारे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना और जिन्ना को लात मार दी। हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम लोगों से बड़ा सर्टिफिकेट मांगा जाता है और कहा जाता है कि चलते हुए कहीं दाढ़ी टोपी वाला दिख जाता है उससे जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं। और तो और एक ट्रेंड और चल रहा है कि उनसे कहा जाता है कि आप वंदे मातरम बोलिए। भाई ये राष्ट्रगीत है हमारा, हम सम्मान आज वंदे मातरम पर बहस करूंगी, मैं फिर करूंगी वंदे मातरम पर। ये भी टॉपिक है, वंदे मातरम पर बहस करेंगे, लेकिन आज आप इसी मुद्दे पर रहिएगा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि मेरा मुल्क सुरक्षित हाथों में है, हम लोगों को बड़ा फक्र है। हमारा जो सीमा है मजबूत है, क्योंकि सुरक्षित हमारा जो देश सुरक्षित हाथों में। मैं बिल्कुल दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। अब फिर वही बात आती है, मैं कहता हूं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अप्रिय घटना घट रही है उसका हमें बड़ा दुख है। हम अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं कि आप चलो और हम मुस्लिम समाज आपके साथ खड़े। भारत सरकार से परमिशन ले लीजिए, यूनिस सरकार को घुटने पे टिका देंगे इंशाल्लाह। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, एक बड़ी देखिए, मैं इससे हटकर, मुद्दे से हटकर थोड़ी बात करूंगी कि इस देश में महिला को उसका चरित्र, दलित को उसकी मेरिट और मुस्लिम को उसका पेट्रोटिज्म, उसकी जो देशभक्ति है, उसको समय समय पर अपने आपके सामने बताना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। ये एक जनरल धारणा बन गई है। क्यों बन गई ये धारणा? सोनल जी देखिए, इसके जब भी कोई चीज हम समाज में या हमारे देश में या हमारे बीच जब आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। खास करके हमारे जो है हाजी नाजिम साहब ने कहा कि मुसलमान को हमेशा जो है सिद्ध करना पड़ता है। कहां भूल गए आप, हमारे राष्ट्र में ऐसे ऐसे भी मुसलमान हुए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नमन करते हैं। मैं स्वयं जो है बार बार कह चुका हूं, इनके कई पैनलिस्टों में, इनके साथ भी मैंने बोला है कि हम एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का जो है उनके ऊपर गर्व करते हैं, उनके ऊपर जो है फख्र महसूस करते हैं, और हम उनको दिल से अपना पूर्वज कहते हैं और गर्व महसूस करते हैं। पहली चीज सोनल जी कि किसी को साबित करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ना पड़नी चाहिए अगर उसके हृदय में वास्तविक हो। लेकिन जब आप घड़ियाली आंसू निकालेंगे, जब आपसे जो है विशेष करके बांग्लादेश के बारे में पूछा जाएगा और भारतवर्ष में आप गिनाने लगेंगे कि वहां पर उनको जो है मॉब लिंचिंग की गई वहां पे, तो ये समस्या आएगी। राकेश जी देखिए ना, राकेश जी आप सुन लीजिए भाई, आपने बड़ा
बड़ा एलिगेशन लगा दिया भाई, बहुत बड़ा एलिगेशन। इसी बीच में संजीव श्रीवास्तव जी को लाना चाहूंगी, वो कुछ कह रहे हैं, मैं आपका जवाब दूंगी। मेरे पास वक्त की कमी है सर, मुझे सबको बराबर समय देना। संजीव जी जल्दी से। देखिए, मैं अभी हाजी नाजिम साहब की बात सुन रहा था। ठीक है, उनकी अपनी बात अपनी जगह ठीक है, वो इस बात को उसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से सोनल जी ऐसे लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो कि आल आइजान राफा की बातें किया करते थे। आल आइजान ढाका क्यों नहीं, आल आइजान बांग्लादेश क्यों नहीं, आल आइज केवल फिलिस्तीन का ही बैग क्यों दिखता है, ये बैग जो है बांग्लादेश का और ढाका का बैग क्यों नहीं दिखता है भारत की संसद में, ये मैं सवाल करना चाहता हूं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्लियरली दिखते हैं। अभी जो अगर कोई ऐसी घटना भारत में हो गई तो जिस तरीके का हो हल्ला मचता है, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर इस तरीके के मैसेजेस क्यों नहीं सोशल मीडिया में लिखे जा रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा? जो जवाब दीजिए। मैंने ये सवाल हाजी नाजिम खान साहब से पूछा था कि यहाँ पर क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं इस बात का विद्रोह हो रहा है? बताइए मुझे, बताइए। मैंने तो आपके शुरू में ही बोल दिया कि आपने असद मदनी साहब को देखा, मदनी साहब ने खुद खुले शब्दों में मजम्मत करी है कि बांग्लादेश में ये जो घटना हो रही है बहुत ही खतरनाक घटना, अप्रिय घटना, कड़े शब्दों में मजम्मत करी। और भी मुस्लिम संगठनों ने करी। भाई हाजी नाजिम खान को आप जनता मंतर पर भी देखते हैं, हाजी नाजिम खान ने बांग्लादेश के अपने हिंदू भाइयों के लिए खुलकर आवाज उठाई। इससे ज्यादा और आपको देशभक्ति कहां से लाकत हो? क्या भारत का मुसलमान अब आपको अपना सीना फाड़ के दिखाए? भाई हमारे अंदर बजरंगबली की वो ताकत नहीं है जो अपना सीना फाड़ के दिखाते। अगर हमारे दिल के हमारे पास वो ताकत होती तो इंशाल्लाह हम अपना सीना फाड़ के अपने हिंदू भाइयों के प्रति अपना प्रेम दिखाते। कितना प्रेम हम अपने हिंदू भाइयों से करते हैं। तो हम तो चाहते हैं यहाँ पर कोई इस तरह का टारगेट हमारे नहीं हो अंदर रहा है। है। हम बात कट्टरपंथ की कर रहे हैं, कट्टरपंथ से लड़ाई की कर रहे हैं। आप सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की, बातचीत की। बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है बेहद चिंताजनक है, और अब उम्मीद इसी बात की है कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं, हर 3 दिन में एक हिंदू की हत्या होना समझा जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा होता जा रहा है। बात धर्म की नहीं है, मजहब की नहीं है। मजहब कभी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये जो कट्टरपंथ की लड़ाई है इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्ते।